अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसे होती है, उसमें हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। फिर चंद की प्रॉपर्टीज को समराइज करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या की प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल वेव्स के साथ उसका कंपैरिजन खुद ही बन जाएगा। ठीक होगी बात। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे बुनियादी बात कि एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम ही नहीं चाहिए। ठीक होगी बात, यानी ये एनर्जी ट्रांसमिट करेगी मगर इसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो मैक्सवेल थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि जो लाइट है ये ट्रेवलिंग वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। मैक्सवेल के दौर में हम सिर्फ विजिबल को मानते थे, इंफ्रारेड और यूवी को मानते थे कि भाई ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की हैं। ओके हो गया। उसके बाद हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो रेडियो वेव्स का भी पता चला कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि इनकी स्पीड भी बिल्कुल लाइट वाली विजिबल स्पीड जितनी है। तो पता चला कि आपके पास रेडियो वेव्स का शुमार भी किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही होता है। ठीक होगी बात। तो ये बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन हो गया। अब चूंकि अगले आने वाले चैप्टर हमारे लाइट के हैं, तो आपको समझ तो आ गया कि विजिबल लाइट बुनियादी तौर पे शुमार होगी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो ऑप्टिक्स जो अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बाद, उसके अंदर जब डाइफ्रैक्शन, जो आपके इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन के कंसेप्ट आएंगे, तो हम विजिबल लाइट को स्टडी कर रहे होंगे, तो वो समझे कि ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट आएगा उसके अंदर। तो इससे पहले हमने एक तरह से मैकेनिकल वेव्स का सारा पोर्शन खत्म हो गया। अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में शामिल कौन कौन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जब लफ्ज बोला जाएगा तो कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ की बात होगी। तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम बनता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अगर हम देखें, तो जिसमें रेडियो वेव्स है, टीवी है, विजिबल है, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरे, गामा रेज, ये सारी की सारी शुमार होंगी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक है। अब अगर आप रेंज की बात करो तो 1 से 10 की पावर 24 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। तो ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसकी यानी स्पेक्ट्रम आपको समझ आ गया। अब इनकी फ्रीक्वेंसियां मुख्तलिफ है, वेवलेंथ मुख्तलिफ है, मगर स्पीड इनके लिए ये टूल है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो v कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही स्पीड से चलती हैं, जो कि आप जनरल बोल देते हो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट बोलें तो 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड। तो मुद्दा समझ आ गया। अब इसी चीज को जरा एक फिक्स से समझते हैं। दोनों चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप देखो, ऊपर वेवलेंथ है, नीचे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इधर ऊपर उसी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड जरा वेवलेंथ देखो, तो वेवलेंथ -16। तो आपकी वेवलेंथ इस जानी बढ़ रही है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो रही होगी। तो ये चीज आपने समझ ली इस चीज से। आपके पास पूरा इसमें चार्ट दिखाया गया है कि कौन कौन सी चीज हमारे पास यानी किस रीजन में आ जाती है, जिसमें आपको रेडियो का भी नजर आ रहा है, टीवी चैनल भी है आपके पास, सारे के सारे यानी उसमें रेंज स्पेक्ट्रम शो किया गया है। इसी तरह यानी आप रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज भी सारी आपको आइडेंटिफाई हो रही है इस चार्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिक सब आपको कंसेप्ट पता लग गया कि किन किन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने वाले हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज पता लग गई, इनकी वेवलेंथ की रेंज पता लग गई। फिर आपको ये भी पता लग गया कि इन सब की स्पीड क्या है, सेम है। फिर आपको ये भी पता लग गया कि ये स्टूल को फॉलो करती हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को। ओके होगी बात। इनके नाम भी वो फेमस हैं, वो तो सारे जानते हैं। फिर आपके पास प्रोडक्शन की बात करें, इन जनरल भी बात करेंगे, स्पेसिफिक भी बात करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव फिनोमेना के तौर पे जब आप स्टडी करते हैं, लेट्स से एक सिस्टम में ढेर सारे एटम हैं, वो सब के सब एक साथ कॉपरेटली बिहेव करते हैं, यानी एक साथ एनर्जी इमिट करते हैं, रेडिएशन कह लो इमिट करते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं यानी बहुत सारे एटम में, तो आपकी लाइट यानी इमिट होगी, जो हॉट फिलामेंट ऑफ बल्ब का सीन है। तो आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे जनरेट होती हैं।
अगर हम इसको थोड़ा सा एक सिंगल एटम के पहलू से देखें तो आप कहोगे कि आपके पास जब हम एक सिंगल एटम देखते हैं तो एक बंडल एनर्जी का निकलता है जिसे हम क्वांटम बोलते हैं। जाहिर सी बात है एक बंडल तो स्मूथली वेरिंग वेव की तौर पे नहीं होगा, तो आपके पास कंसंट्रेटेड बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ढेर सारे एटम चाहिए जो मिलके कोऑपरेट करें और एक साथ एक्साइटेड डी एक्साइटेड का मामला हो जिसमें वो एनर्जी इमिट करें, फिर आपको एक वेव का कंसेप्ट आएगा। तो शुरू करते हैं। अब हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था वो भी समझ लेते हैं। हर्ट्ज ने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो मैक्रोस्कोपिक वेवलेंथ, उस दौर में तो जाहिर है उसने रेडियो का नाम नहीं दिया था, तो लार्ज वेवलेंथ, मैक्रोस्कोपिक, तो आज हम उसे रेडियो वेव्स के तौर पे जानते हैं जो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस की थी, जो लेबोरेटरी में थी 1887 के अंदर। उसने ये जर्मन फिजिसिस्ट था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या लगाया इसने? इसने क्या किया कि आपके पास एक एलसी ऑसिलेटर लिया। अब ये जो एलसी ऑसिलेटर है इसे ट्रांसफार्मर के साथ लगा दिया। अब जाहिर सी बात है स्टेप अप स्टेप डाउन का मामला होगा, आपके पास उसको हमने जोड़ दिया एक एंटीना के साथ। अब जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो एंटीना है इस तक पहुंचने वाले जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो कपलिंग हुई हुई है आपके पास, ये साइनोसाइडली वेरी करेगा ऑसिलेटर में, जिसकी वजह से जो चार्ज होगा वो भी ऑसिलेट करेगा एंटीने के अंदर। और जाहिर सी बात है ये जो चार्ज की ऑसिलेशन होगी उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने साइनोसाइडल का टर्म यूज किया है, तो वो उसी पे डिपेंड कर रही होगी जो हमारा सोर्स होगा एलसी ऑसिलेटर। यानी एलसी ऑसिलेशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चल रही होगी उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे चार्ज भी कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। बात समझ आ गई? अब इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। लेट्स से हम ये बात करते हैं कि आपके पास एंटीने में जो एक डाइपोल इफेक्ट आ जाता है कि एक सिरा आपके पास क्या हो गया जी, पहले ये देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक देखो रॉड, एक सिरा पॉजिटिव होगा एक सिरा नेगेटिव होगा। जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपका करंट यहाँ से चलेगा तो ये आपको एक फील्ड दिख रही है जो पॉजिटिव से जा रही है किधर, नेगेटिव। करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, आप इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो। तो आप कहोगे कि ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है ये वेरी करेगी कैसे, साइनोसाइडली, मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी। अब एंटीने पे एक डाइपोल बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब आप कहोगे ये जाहिर है एक इंस्टेंटली नहीं होगा, ये जाहिर है साइनोसाइडल है तो ग्रेजुअली चेंज आ रहा होगा। तो आप कहोगे कि जो डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा, पहले कम चार्ज है फिर चार्ज की मिकदार ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई है जिसकी वजह से करंट चलना शुरू हो गया। करंट चलेगा तो एक फील्ड बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। ठीक होगी बात? अगली बात पे चलते हैं। अब आपका यहाँ पे करंट आपको नहीं दिख रहा, आई जीरो किया हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम फील्ड डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी जो बी है वो जीरो हो गया क्योंकि करंट जीरो हो गया। इसके बाद क्या होगा, जरा करंट आप टाइम भी देखो ऊपर जरा, ये t/8 तक चला है और ये कहां तक है, t/4। मैं आधा साइकिल डिस्कस करूंगा, पूरी वेव नहीं डिस्कस करूंगा। तो आपके पास जब आप पीक तक t/4 का ना आप पीक तक पहुंच गए हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो चुकी है, उससे ज्यादा आपके पास करंट में चेंज नहीं आएगा, तो फील्ड भी वहां पे जीरो हो जाएगी। तो अब इसके बाद जाहिर कमी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप साइनोसाइडल वेव समझते हैं तो आधी वेव को समझे तो एक लूप सा नजर आएगा, तो पीक वैल्यू के बाद अब कमी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास एक तरह से कम बी करंट फिर फ्लो करेगा। तो अब मगर मगर अब आपके करंट की डायरेक्शन पहले की निस्बत अपोजिट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी मगर पहले की निस्बत क्या बनेगी, अपोजिट बनेगी। अब आपके पास क्या हुआ जनाब, जैसे वेव आधी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास चार्जेस क्योंकि वो जीरो हो गए तो आपके पास चार्जेस गायब हो जाएंगे, फील्ड आपकी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, मगर उस लम्हे करंट मैक्सिमम होगा। चेंज इन करंट की बात कर रहा हूं, गलती से मैं करंट बोल रहा हूं, चेंज इन करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप बोलोगे कि उसकी वजह से बनने वाली फील्ड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहां पे मुझे हमेशा लफ्ज देखना है चेंज इन करंट। तो उस चेंज इन की वजह से जो आपकी जाहिर फील्ड बन रही है करंट में बदलाव की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यानी आप कहेंगे बदलाव जो होगा चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा। अब जरा पूरी साइकिल को समझते हैं। जब टाइम जीरो था तो लेट्स से मैंने बी को आउट ऑफ द पेज बनाया,
T/8 पे भी B आउट ऑफ द पेज जैसे इस केस में दिख रहा है। फिर जब T/4 हुआ पीक पे पहुंचे तो B 0 हो गया, इसलिए हमें फील्ड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है फील्ड कम होनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो आपका करंट बदल गया, रिवर्स हो गया, पहले करंट बढ़ रहा था पीछे को कम हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी वजह से रिवर्स हो जाएगी। तो अब पहले डॉट्स आ रहे थे, अब क्रॉस आना शुरू हो गया, और जब वो बिल्कुल पहुंचेगा कहां पे, बिल्कुल जब आपका यानी फील्ड खत्म हो जाएगी उस वक्त करंट की चेंज मैक्सिमम होगी, तो आप कहोगे बी उसकी वजह से मैक्सिमम बनेगा। इसके बाद वाइस वर्सा शुरू हो जाएगा कि अब आपके पास फील्ड नीचे, जाहिर अपोजिट मामला हो जाएगा, पहले पॉजिटिव नीचे या पॉजिटिव किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे मामला वैसे ही चलते जाएंगे। अच्छा, एक सारे मामले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर दिख रही हैं आपको यहाँ पे। ये क्रॉस का मतलब इनटू द पेज, डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज, जबकि फील्ड आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखें ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रही हैं। ठीक होगी बात, ये हमने थ्योरेटिकली समझा इस चीज को फिक के लिहाज से। अच्छा जी, ये जो चेंज और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने कहा ये इंस्टेंटली नहीं होता क्योंकि साइनोसाइडल है। तो आपके पास ये जो चेंज है ये ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है, अब बाहर की जानिब हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट पे करेगा। तो अगर हम ये चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहें कि यानी इकट्ठा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, मगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगी जो आपके एलसी ऑसिलेटर की है। ठीक होगी बात। अब इसमें जो रिजल्ट्स आए, जो हर्ट्ज ने फाइंडिंग की वो क्या है, उसने देखा कि जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास ये सर्किट के साथ ट्यून अप हो जाती है सेम फ्रीक्वेंसी पे। यानी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ढेर सारी हो सकती हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो एलसी पे डिपेंड करेगा, एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक होगी बात। अब जो हर्ट्ज ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स हैं, यानी आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो एडजेसेंट नोड के दरमियान जैसे उसकी वेवलेंथ निकल आ सकती है। फिर आपने देखा कि आपके पास उसने फाउंड किया कि ये v इक्वल टू एफ लैम्डा को फॉलो कर रहा है। फिर उसने ये भी कहा कि स्पीड इसकी क्या रहेगी, बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट वाली रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया हुआ था पहले से। अब इसी के ऑनर में जब चूंकि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे लेबोरेटरी में देखा, तो आपने फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हर्ट्ज कह दिए। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकंड के तौर पे लेते हैं। अब चंद की प्रॉपर्टीज देखते हैं जो अब तक हमें समझ आई, यानी एक तरह से समरी ला रहे हैं, इसमें अभी हम कोई मैथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट आपने फिक की मदद से समझा और सारा कुछ देखा। आपको पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है फील्ड का वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वेव में। यानी वेव आपकी अगर एक्स पे जा रही है तो बी देखो जी पे है और ई आपका वाई पे है। तो यही तो होता था ट्रांसफर वेव के अंदर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल भी है, यानी वहां पे पार्टिकल होते थे, यहाँ पे फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो E क्रॉस बी पॉइंटिंग वेक्टर का कंसेप्ट आ जाता है, आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होती है वो E क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आएगी। फिर अगर आप रेशियो लेते हो यानी E और B की, तो ये कांस्टेंट रेशियो आएगी आपके पास, डेफिनेट रेशियो C के बराबर हम लेते हैं, ये भी एक थी। अब जो वेव ट्रेवल कर रही है वो उसकी स्पीड बदल नहीं रही, उसकी एक डेफिनेट यानी आपके पास एक सर्टेन मीडियम के अंदर उसकी स्पीड क्या रह रही है, सेम रह रही है। मैकेनिकल वेव की तरह जब आपके पार्टिकल मीडियम में ऑसिलेट करते थे जैसे पानी के अंदर, एयर के अंदर जो साउंड, तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज़ाहिर मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वेविंग का कंसेप्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के साथ लिंक करता है। जैसे आप अभी नीचे वाली फिग में भी देखेंगे कि फील्ड वेरी करती है साइनोसाइडली, जैसे ट्रांसफर वेव वेरी कर रही है, यहाँ पे देखो तो आपको एक ट्रांसफर वेव का कंसेप्ट ही नजर आ रहा है ना। तो आप कहोगे कि फील्ड यानी जो फील्ड वेरी करेंगी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ इन फेज इन स्टेप, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आ रहा है तो उसके साथ साथ उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड में भी बदलाव आ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलाव मैक्सिमम पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव भी मैक्सिमम पे पहुंचा। तो यही चीज हमने पहले बात की कि भाई आपने देखा कि आपने इसको स्टैंडिंग वेव के तौर पे देखा तो आपने इसे लैम्डा डिफाइन कर दिया है, और ये आप रे के तौर पे चलती हुई देख रहे हैं, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई और जी पे चेंज हो रही है, मगर जो आपकी एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो एक्स पे कर रही है। तो हम एनर्जी को एक रे की सूरत में ट्रेवल करवा रहे हैं, समझ के बाद। तो ये चीज चंद चीजें हमने देखी जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ज़हन में रखनी है।
तो आने वाले जो में हम ट्रैवलिंग वेव देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग वेव कैसी होती हैं, फिर हम इसमें पॉइंटिंग वेक्टर का लेक्चर भी देखेंगे कल। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।